हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोडिटेरिया। पानी में डूबने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत उसकी ही होती है पानी के अंदर जिसको तैरना नहीं आता। और यही सेंटेंस, यही तथ्य हमारे मैथमेटिक्स के लिए भी लागू होता है। गणित में वही बच्चों को परेशानी आती है, उन लोगों को दिक्कत आती है जिन लोगों के गणित के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता नहीं है। मैं अपनी क्लासेस के अंदर गणित के सभी टॉपिक्स के बेसिक्स बता रहा हूं, सभी जो क्वेश्चंस किए हैं, सभी टॉपिक्स किए हैं, सभी के अंदर बेसिक्स को साथ रख के चला हूं। और इसके बाद आपका एक शब्द और गणित को मजबूत बनाता है, आपको तैरना सिखाता है पानी के अंदर, वो है कॉन्सेप्ट। हम एक एक करके एक एक विषय को समझते हैं कि हमारा रेखागणित किन किन विषयों से लेकर बना है, कौन कौन से शब्द इसके अंदर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला शब्द है इसके अंदर पॉइंट, इसे कहते हैं हिंदी में बिंदु। बिंदु हमेशा लोकेशन बताने के काम में आता है। तो आपकी कॉपी पे एक पेन उठाकर आप इस प्रकार से रख देते हैं तो ये एक पॉइंट बन जाता है, इसे कहते हैं पॉइंट। अगला हमारा है विषय रेखा। रेखा किसे कहते हैं या लाइन किसे कहते हैं? तो रेखा या लाइन, LINE, लाइन। लाइन किसे कहते हैं? मतलब आप एक रेखा इस प्रकार से बना सकते हैं, एक लाइन इस प्रकार से बना सकते हैं जिसके दो छोर हो, दोनों छोरों का कोई अंत नहीं हो, वह कहलाती है लाइन या रेखा। अगर इस तरफ आपने तीर का निशान लगाया और इस तरफ भी अगर आपने तीर का निशान लगाया और इसके अंदर आपने कोई और कट ऑफ नहीं दिया, कटान बिंदु नहीं दिया है कि ये इसका लास्ट छोर है या अंतिम छोर है, तो यह कहलाएगी रेखा जो दोनों सिरों पर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। यदि आपने इसके अंदर दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, तो आप इसको सिंबल के रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये रेखा AB है। इसके अंदर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, लेकिन ये दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। A से इस तरफ बढ़ रही है, B से उस तरफ बढ़ रही है, तो आप इसे कह सकते हैं रेखा AB। ये रेखा AB को लिखने का तरीका है। रेखा AB इस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी मेन तौर पर यही होती है कि यह रेखा दोनों सिरों पर खुली होती है और आगे की तरफ बढ़ती है। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ना ही इसका कोई प्रारंभिक बिंदु है, ना ये प्रारंभ हो रही है ना ये अंत है इसका। तो ये दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान हमें बताता है कि ये बढ़ रही है इस तरफ, और कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता है। और ये इस तरफ तीर का निशान बता रहा है कि ये कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता है, तो इसको हम कहेंगे रेखा या लाइन। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? हम एक एक को बिल्कुल यहाँ पर 1 to 1 क्लियर कर लेंगे। कोलिनर संरेख बिंदु। तीसरा जो यहाँ पर है हमारा वो है संरेख। संरेख बिंदु। संरेख जैसा कि नाम में ही क्लियर है, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का अर्थ है कि जो बिंदु एक ही रेखा में हो। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ है, यहाँ है, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये चारों बिंदु A, B, C और D एक रेखा के ऊपर है और ये जो है संरेख बिंदु कहलाएंगे। A, B, C, D एक लाइन के ऊपर है और उस लाइन के ऊपर जो बिंदु रहेंगे, 4 हो, 10 हो, 2 हो, वो सब संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो इस प्रकार ABCD आपस में संरेख है, इसका मतलब एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। इरेजर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फटाफट काम हो जाएगा हमारा, इरेज करने में आसानी हो जाएगी इससे। संरेख के बाद अगला शब्द है आपका असंरेख। असंरेख हम यहीं पर निशान लगाते जाते हैं और बोलते जाऊंगा मैं। असंरेख बिंदु। असंरेख से अर्थ है कि जो बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये A बिंदु है, ये B बिंदु और ये C, इसको हम मिलाते हैं आपस में। A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, तो क्या ये एक लाइन में है? नहीं, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, इसलिए ये बिंदु कहलाएंगे असंरेख।
असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जो एक रेखा पर स्थित नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु। तो इस प्रकार आपने भी समझा संरेख और असंरेख किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड शब्द से ही क्लियर है कि एक रेखा का कोई पार्ट है उसे हम रेखाखंड कहेंगे। खंड मतलब छोटा टुकड़ा। मान लीजिए एक रेखा है आपके पास, ये एक रेखा है, मैंने एक रेखा बना दी, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो टुकड़ा मैंने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा निकाल लिया, इसे ए कहा, इसे बी कहा, इसको निकाल कर बाहर रख लिया, ये ए और बी, तो इसे हम कहेंगे रेखाखंड ए बी। इसे लिखने का तरीका, ये ए बी लिखी, ये एक लाइन खींची और इसके दो पॉइंट बना दिए, दो छोर बना दिए, ये पॉइंट आपका बी छोर है, ये पॉइंट आपका ए छोर है, इसे हम कहेंगे रेखा ए बी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास किरण, या किरण को कहते हैं इंग्लिश में रे। रे क्या होती है? रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से चालू होती है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए से चालू हुई है, स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका अंत कहाँ पर है ये हमें नहीं मालूम। इसे कहेंगे हम रे, RAY, रे। रे मतलब होता है किरण, हिंदी में इसे कहते हैं किरण। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और किरण को कैसे बनाया जाए। तो तीनों को मैंने अलग अलग यहाँ डिफाइन किया है, बिल्कुल अलग अलग, उनमें काफ़ी सारा मोटा अंतर होता है और वो मोटा अंतर हमें पता होना चाहिए। किरण के अंदर हमें ए से प्रारंभ जरूर हो रही है लेकिन वो जा कहाँ रही है ये हमें नहीं पता। मान लीजिए ये बी बिंदु से होकर गुजर जरूर रही है लेकिन बी से भी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हम इसे कहेंगे, ये मान लीजिए बी बिंदु है तो यह आपका ए बी, मतलब ए आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन बी आपका एंडिंग पॉइंट नहीं है। बी से होकर भी आगे की तरफ तीर का निशान बता रहा है कि बढ़ रही है। इसका अर्थ आपकी किरण ए बी को इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह आपको किरण ए बी को लिखने का तरीका है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये बताया था मैंने और एक तरीका आपको ये बताया था मैंने। इन तीनों में मोटा फर्क है। ये आपकी रेखा ए बी है, ये आपका रेखाखंड ए बी है और ये आपकी किरण ए बी है। तो इन सभी के अंदर हमें अंतर पता होना चाहिए लिखने का और पढ़ने का। तो इसे हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद अगला हमारा है प्रतिच्छेद है। ये आपने बना दिया लाइन के सिंबल। ये मान लीजिए एल कोई रेखा है, ये आपकी एम रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये बिंदु है जहां पर ओ बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर इसने, इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तो ये दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एल एंड एम इस चित्र के संदर्भ में, इस चित्र के हिसाब से अभी यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एल और एम हम कई बार यूज करेंगे लेकिन जो चित्र दिया गया है, जो सवाल में दिया है, जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से ये जो है एल और एम दोनों लाइंस यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा है समानांतर रेखाएं। अगला शब्द समानांतर रेखाएं क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मैंने दोनों लाइन बनाई, यहाँ पर ये दोनों लाइनें इस तरफ भी आगे बढ़ रही है और इस तरफ भी आगे बढ़ रही है। इसका पहले शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। समान अंतर, जिनके बीच, दोनों लाइनों के बीच समान अंतर हो। समान अंतर से मतलब कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी और यहाँ पर दूरी अगर एक जैसी हो, जैसा कि रेल की पटरियों के बीच में दूरी एक समान होती है, तो वो दोनों पटरियाँ कितनी भी दूर तक जाएगी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएगी, तो भी वो आपस में कहीं भी नहीं मिलेगी। और उनके नहीं मिलने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उन दोनों पटरियों के बीच में अंतर समान होता है। तो जहाँ पर दो रेखाओं के बीच में अंतर समान हो तो वो दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती है। और इसका जो सिंबल है वो सिंबल होता है ये वाला।
ये सिंबल होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, मान लीजिए ये आपकी एक रेखा एल है और ये रेखा एम है, तो एल समानांतर एम, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। समानांतर इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसको इस तरह से हम बनाते हैं और लिखते हैं इस तरह से, ये आपका समानांतर का निशान होता है। तो हम इसे फाइनली ऐसा लिखते हैं, एल समानांतर एम। तो यहाँ पर एक एल रेखा और एक एम रेखा है जो दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो इसे लिखेंगे एल समानांतर एम। इसको हम क्लियर कर देते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? हमारे पास आगे है वर्टेक्स। ये भी बहुत ही बढ़िया शब्द है, इसके अंदर भी काफी सारा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब सिरा, शीर्ष मतलब होता है एक सिरा, कि एक फाइनली सिरा जिससे सभी जुड़े हुए हैं उसे बोलते हैं सिरा। मान लीजिए एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, एक इधर जा रही एक इधर जा रही, और इसके बीच में ये जो है सिरा है इसका, कि यहाँ से शुरुआती बिंदु दोनों का एक ही है, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स, इसे कहेंगे वर्टेक्स। तो इस बिंदु O को हम कहेंगे वर्टेक्स। अगर मान लीजिए ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स आपका किरणों के संबंध में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप अगर चित्र इस प्रकार का दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये किरणों का के संदर्भ में ये किरणों का वर्टेक्स है या रेखाओं का वर्टेक्स है, तो ये किरण के लिए है, क्योंकि किरणों के बारे में हम जानते हैं कि किरणें हमेशा एक बिंदु से प्रारंभ होती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये जो है दो किरणों का वर्टेक्स O है। इसी प्रकार से हम कई और तरीकों से इसे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक चित्र ऐसा बना दिया कि इसके पॉइंट दे दिए, ये पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो ए पॉइंट है ये आपका कहलाएगा वर्टेक्स। यहाँ पर ओ जो था ये वर्टेक्स था, तो ए को हम रेखा खंडों के विषय में वर्टेक्स कहेंगे। रेखाखंड ए बी और AC, रेखाखंड AB और AC का वर्टेक्स जो है A है, और यहाँ किरण हम नाम देते हैं किरण L और किरण M, तो किरण L और M का जो है वर्टेक्स O है, या ऐसे भी कुछ और नाम भी दे सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि L और M दिया जाए, लेकिन ये जो चिन्ह है मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि इस रेखा गणित के अंदर इस तीर के निशान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी और रेखाखंड AC का वर्टेक्स A है, और इस संदर्भ में किरण L और किरण M का वर्टेक्स O है। तो इस प्रकार आप वर्टेक्स को समझ सकते हैं। चलिए वर्टेक्स के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है एंगल। एंगल किसे कहते हैं? कोण कैसे बनता है? कोण हमेशा दो रेखाओं के बीच में बनता है। मान लीजिए ये आपकी एक रेखा और ये आपकी रेखा और ये आपका एंडिंग पॉइंट, और इसके बीच में बनने वाला कोण है, इसे हम कहते हैं गणित की भाषा में थीटा। तो इसको कहेंगे एंगल, इसे कहेंगे कोण या एंगल। यह आपका कोण थीटा है। तो दो रेखाएं जब एक शीर्ष से मिलती है या एक शीर्ष से प्रारंभ होती है, तो शीर्ष पे बनने वाला जो कोण है वही कोण आपका एंगल या कोण कहलाता है, उसे कोण कहेंगे। उन दोनों के बीच का जो अंश में मान होता है, वही डिग्री में जो मान होता है वही आपका एंगल या कोण कहलाता है। मान लीजिए आप इसके विषय में थोड़ा और समझ लेते हैं। ये मान लीजिए इसके बिंदु नाम दे देता हूँ, ये भी A है, ये B है और ये C है। इस कोण को लिखने का एक तरीका होता है कि एंगल BAC ऐसा लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है एंगल BAC। इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि A को हमेशा बीच में ही लिखना है, चाहे आप इसको ऐसा लिखें या ऐसा लिखें CAB, लेकिन हमेशा दोनों ही स्थिति में हमें A को बीच में ही रखना है। A को इसलिए बीच में रखना है क्योंकि CAB या BAC इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, ना कि ऐसा पढ़ सकते हैं कि ABC, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जिस बी शीर्ष के ऊपर, यह आपका शीर्ष वर्टेक्स बता रहा है कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स हमारा है यहाँ पर शीर्ष A और यहाँ पर शीर्ष A। शीर्ष A के ऊपर
दो रेखाएं, दो रे या दो रेखाखंड आपका जो कोण निर्मित कर रहे हैं वो कोण आपका वर्टेक्स के ऊपर है, वर्टेक्स ए के ऊपर है, इसलिए हम ए को बीच में रखेंगे। ए हमारा वर्टेक्स है इसलिए शीर्ष है, इन दोनों के लिए शीर्ष जो है आपका ए है, तो ए को बीच में रखकर ही लिखा जाएगा। तो ये आपकी कोण की समझ हो गई। इसे हम अंग्रेजी की भाषा में थीटा से डिनोट करते हैं। आप इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, किरण के संदर्भ में लिख सकते हैं, रेखाखंडों के लिए लिख सकते हैं और रेखाओं के लिए भी कोण लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया कोण। अब आपके पास यहाँ कोणों के प्रकार आते हैं। सबसे पहले कोण है न्यून कोण, जैसा कि शब्द से क्लियर है, न्यून, न्यून कोण, सबसे छोटा कोण, न्यून कोण, मतलब जिस कोण का मान 0 डिग्री से लेकर, हमने थीटा लिखा है कोण के लिए, और यहाँ 90, जिस कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है वह कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोण है 115 डिग्री, 115 डिग्री, क्या यह न्यून कोण है? तो बिल्कुल नहीं, ये न्यून कोण नहीं है। क्यों न्यून कोण नहीं है? क्योंकि यह जो है कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है। जिस कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो, इसका अर्थ है कि आपका 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी मान आएंगे वे सभी न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे, उन सभी को हम न्यून कोण कह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इसके बाद हम एक एंगल बनाने के लिए आपको एक तरीका और बताता हूं कि एंगल कैसे बनाए जाते हैं और उनको कैसे, हमारे पास ये एक तरह का प्रकार है, इसको बोलते हैं डी। और यहाँ पर जैसे न्यून कोण बनाना है तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हो गया समकोण, ये आपका हो गया समकोण। आप इसे यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यह आपका 0 से शुरू हो रहा है। पहले इसका और देख लेते हैं कोण कैसे बनते हैं, इस डी को समझ लेते हैं इसी बीच में कि डी है हमारे पास, और डी यहाँ से चालू हो रहा है 0 से, ये अंदर से चालू हुआ है, ये अंदर से चालू हुआ है डी, तो यहाँ डी चालू हुआ है एक तरफ 0 से लेकर ये गया आपका 180 पे, और यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और ये आ गया 180 पे। हम एंगल को दोनों तरफ से बना सकते हैं, इसलिए इसमें 0 से लेकर 180 और इधर 0 से लेकर 180 दिया गया है। हम अगर मान लीजिए एंगल बनाते समय, एंगल बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए। बेस मतलब किसके ऊपर एंगल बनाना है। हमें मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दी, इस लाइन में एंगल कहाँ बनाना है, इस तरफ से बनाना है या इस तरफ से बनाना है। उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिएगा। एक पॉइंट मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है ए, और हमें एंगल बनाना है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, या थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसी लाइन को यहाँ पर खींच देता हूँ, ये मैंने बना दिया ए, और मुझे एंगल इस तरफ से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के, ये देख रहे हैं आप, इसको उठा के ऐसा इसके नीचे दबा देंगे, और इसको, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी बन गई है, सीधी बनती तो ये सीधे सीधे इसके दब जाता है। तो ये दब गई लाइन, ये वाली, ये नीचे इसके अंदर दबा दी, और इस वाले जो पॉइंट को हम खींच के, कितने डिग्री का बनाना, ये आपका 10 हो गया, दिख रहा है 0 से 10, ये 20, ये 30, ये 60 डिग्री। तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो आपका ये 60 डिग्री का एंगल हो चुका है, ये 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये आपका जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। ये जो कोण बना है ये इस लाइन के ऊपर बना है। तो जिस भी लाइन के ऊपर हमें कोण बनाना है उसके ऊपर हम इसे ए से करके रख देंगे, उस लाइन को दबा देंगे 0 वाली लाइन से। इसके बाद में आप पेंसिल से यहाँ निशान लगाएंगे। ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, इस प्रकार का डी तो रहेगा, लेकिन इस प्रकार से ये वेरिएशन करने वाला नहीं रहेगा कि जिसके अंदर इस प्रकार से दिया हो। तो आप यहाँ पर एक पेंसिल से निशान लगा देंगे, उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, तो आपको इस प्रकार का कोण प्राप्त हो जाएगा, जो कोण का मान होगा 60 डिग्री, और यह कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। इसी प्रकार से अगर और हम अलग टाइप के कोण बनाना चाहें तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार को हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। हम जैसे आवश्यकता लगेगी इसका यूज़ करेंगे। तो ये आपको मैंने अभी समकोण भी बता ही दिया है, कोण बता दिया है, न्यून कोण हो गया है, और यहाँ पर अब देखते हैं समकोण। जिस कोण का मान, समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री फिक्स होता है, मतलब जो कोण 90 डिग्री का ही होता है उसे कहते हैं समकोण। मतलब एक कोण, इसका फिर से यूज करते हैं हम,
ये हमारा 90 के ऊपर हमने इसे रख दिया और ये कोण बन गया। ये कोण बन गया तो ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है और इसे कहते हैं हम समकोण। ये जो कोण बना हुआ है इसे कहेंगे हम समकोण। ये कोण हमारा समकोण कहलाएगा। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री फिक्स हो वह कोण समकोण कहलाता है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी कई विशेषताएं होती जो मैं आपको चलते चलते बता दूंगा। जहां पर आवश्यकता लगेगी, जहां हम सवाल करेंगे वहां पर काफ़ी सारी बातें निकलेगी और क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जिस कोण का मान, ऑब्टूस कोण, जिस कोण का मान, इसका नाम ही जो है अधिक शब्द है। अधिक कोण, न्यून होता है कम और अधिक होता है ज़्यादा। कम या ज़्यादा किससे? ये कम या ज़्यादा का संदर्भ है 90 से। 90 से कम वाले न्यून कोण, 90 से अधिक वाले अधिक कोण और 90 डिग्री स्वयं का समकोण। तो ये आपका हो गया समकोण। और इस तरफ आगे बढ़ेंगे 90 से ऊपर तो अधिक कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यून कोण। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो मान होगा वह मान हमारे सब मान अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे। तो हम इसे बना के देख लेते हैं। एक अधिक कोण मतलब आपका अधिक कोण यहाँ 90 के बाद से यहाँ से चालू होने वाला है। 91 डिग्री से लेके 180 को छोड़ के 179 डिग्री। तो एक तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ और एक यहाँ पर मैं फिर से एक निशान लगा देता हूँ कि ये जो कोण है ये वाले, तो ये निशान नहीं लगा है, एक कोण ही बना है। तो आपका जो है 100 मतलब कुल मिला के ये हमारा 90 डिग्री का कोण रहेगा। इससे इधर वाले इस तरफ वाले कोण और इससे इस तरफ वाले कोण जो है 91 से 179 डिग्री तक के सारे कोण आपके कहलाएंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण के अंदर हम समझ चुके हैं कौन कौन से कोण आएंगे। अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कोण, ये तीनों प्रकार के कोण खत्म हो गए और काफ़ी सारे हमें कोण और मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कोण और है। हमारा राइट एंगल हो गया रिजु कोण। रिजु कोण के अंदर आपका वैल्यू जो है कोण का 180 डिग्री होता है, मतलब जिस कोण का मान फिक्स 180 डिग्री हो वह कोण रिजु कोण कहलाता है। मतलब स्ट्रेट एंगल, ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपका कहलाएगा रिजु कोण, या आप इसे कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल। मतलब एक सीधी लाइन के ऊपर बनाया गया एंगल आपका 180 डिग्री का होता है और वह 180 डिग्री का एंगल जो है आपका रिजु कोण कहलाता है। हमने अभी तक पढ़ा, मैं सारे को वापस यहाँ रिवाइज कर दूं ताकि ध्यान रहे। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले न्यून कोण का मान 90 से कम और 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से थीटा से 90, यह आपका न्यून कोण हो गया। और उसके बाद स्वयं 90 समकोण हो गया। उसके बाद 90 से लेकर 180 के बीच ये आपका हो गया अधिक कोण। इसके बाद नंबर आता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री वाला जो है वह स्वयं रिजु कोण हो गया। तो यह आपका हो गया रिजु कोण, यह आपका हो गया अधिक कोण, यह आपका हो गया समकोण और यह आपका हो गया न्यून कोण। तो ये चारों टाइप आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि ये किस किस प्रकार से होते हैं। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सवाल किस प्रकार के आते हैं परीक्षा में ये भी हम बात करेंगे। इसे क्लियर कर देते हैं, पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद है यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, रिजु कोण के बाद नंबर आता है प्रतिवर्ती कोण का। प्रतिवर्ती कोण मतलब हम पहुंच गए हैं 180 डिग्री तक रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 180 से लेकर 360। तो 180 लेस देन थीटा लेस देन 360, मतलब 180 थीटा की जो वैल्यू है 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। ऐसा जो कोण है उसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण के अंदर
मान हम लिख चुके हैं 180 से 360 के बीच का कोण। इसको बनाते कैसे हैं, मान लीजिए ये कोण है, ये जो कोण है इसका बाहर का ये एंगल है, ये अंदर मुझे 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ये ऊपर का हो गया आपका 9 या 27 270 डिग्री का हो गया। ये 270 डिग्री जो मान है वो आपका प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर एक सवाल करेंगे जिसके अंदर सारे कोण को छांटना बताएंगे लास्ट में कि कैसे सभी की छंटनी की जाती है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम इनकी परिभाषा और इन कोणों के बारे में समझ रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 360 से कम और 180 से ज़्यादा हो, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारा पूरक कोण का, कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण का अर्थ होता है कि जिन दो कोण, मान लीजिए आपने 90 डिग्री का कोण बनाया और रूलर ले लेते हैं, रूलर से हम पहले एक 90 डिग्री का कोण डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से हम चले, यहाँ पर आ गए और ये आपका जो है कोण बन चुका है 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के कोण के बीच में कहीं भी आप एक एंगल और बना लीजिए। मान लीजिए आपने एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बनाया, ये दोनों एंगल को हमने नाम दिया एक्स और वाई। तो ये जो एक्स और वाई है ये एक दूसरे के पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब शर्त है कि जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, मतलब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, और यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री नहीं है तो ये दोनों कोण पूरक कोण नहीं कहलाएंगे। एज ए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको आ जाए इस प्रकार से कि 45 एंड 35 डिग्री, क्या ये पूरक कोण है, तो हम इनको जोड़कर देखेंगे। 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो 40, 50 और 30 80, तो आपका हो गया यहाँ पर 80 डिग्री। 80 डिग्री इन दोनों का योग 80 है, 90 नहीं है। अगर 90 होता तो ही ये जो कोण है ये आपके पूरक कोण कहलाते। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरक कोण के संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद कौन सा कोण है। इसके बाद नंबर आता है समपूरक कोणों का। समपूरक कोण जिन कोणों का योग, समपूरक कोण पूरक कोण की तरह ही है। समपूरक में सिर्फ फर्क इतना सा है कि पूरक के लिए हम 90 डिग्री का योग देखते हैं और समपूरक के लिए हम देखेंगे योग 180 डिग्री। जिन दो कोणों का योग, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर एक कोण ये बना है और ये बना है, तो ये x है और ये y है, तो x एंड y ये दोनों जो है समपूरक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो कोण बने हैं इनके बीच एक उभयनिष्ठ भुजा है और वह उभयनिष्ठ भुजा आपकी इन दोनों कोणों को बना रही है। इन दोनों के बीच में कॉमन है, एक आर्म, एक भुजा कॉमन है, वो कॉमन भुजा लेके एक तरफ इस तरफ एक कोण बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है। तो दोनों कोणों का योग अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अगर इस प्रकार से कोण का योग 180 आ जाता है तो ये दोनों कोण हमारे समपूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम काफ़ी सारे और कोण देखने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें